नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम शेर शाह सूरी, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश को पढ़ रहे हैं। उसमें हम बाबर और हुमायूं के वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम, जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हुमायूं को चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में परास्त करने के बाद भारत पर आधिपत्य कर लेता है शेर शाह सूरी और भारत में एक नवीन वंश की शुरुआत करता है। हालांकि यह वंश अफगानियों का ही है। इस वंश का नाम है सूरी वंश। तो आज की वीडियो के अंदर हम सूरी वंश को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर दोस्तों आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ सकते हैं और वहां आप सारी की सारी पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी प्राप्त करते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सूरी वंश की। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं शेर शाह सूरी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, हुमायूं को परास्त कर देता है चौसा के युद्ध में, फिर उसके बाद बिलग्राम के युद्ध में परास्त करता है और भारत में सूरी वंश की नींव डालता है शेर शाह सूरी। सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। इसका जन्म जो हुआ था 1472 ईस्वी में, जबकि आप देखेंगे इतिहासकार जो कानून गो हैं उनके अनुसार अगर आप जाएंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 1486 ईस्वी में हुआ था। तो ये मतभेद है तिथि को लेके, इसलिए आपके एग्जाम में शेर शाह सूरी के जन्म तिथि के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं इसके पिता का नाम। इसके पिता का नाम हसन खां सूर था और इसके पास बिहार में जो सासाराम और खवासपुर है, इसकी जागीरें जो थी, इसकी जागीरें इसके पिता हसन खां सूर के पास थी। इसकी कुछ बेसिक सोर्स देख लेते हैं। जैसे इसके बचपन का नाम हम आपको बता चुके हैं, फरीद खां था। और बहार खां लोहानी ये एक बिहार का ही सूबेदार बहार खां लोहानी यही शेर खां की उपाधि देता है। दरअसल क्या होता है, जब फरीद खां इस बहार खां लोहानी के दरबार में पहुंचता है तो उसी समय ये फरीद खां जो होता है तलवार के एक ही प्रहार के द्वारा एक शेर की हत्या कर देता है। इस बात को ये बहार खां लोहानी जब देखता है तो वह इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है फरीद खां से, और फरीद खां को वह तभी शेर खां की उपाधि दे देता है। आगे दोस्तों हम देखेंगे शेर खां से वह शेर शाह सूरी कैसे बनता है। अब आइए देखते हैं इसके बेसिक्स को और देखते हैं प्रारंभिक जीवन से। जैसे आपको हम बता चुके हैं, उसके पिता ने उसे सहसराम और खवासपुर की जागीरें दे देता है। उसके प्रशासनिक प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था उसका पिता, इस वजह से वह सहसराम और खवासपुर की जागीरें अपने पुत्र को संभालने के लिए दे देता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, शेर शाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया था। लेकिन क्या होता है, वह इसे छोड़कर दौलत खां, ये आगरा में शासन कर रहा था उस समय, दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया। फिर क्या हुआ, 1522 ईस्वी में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार, अभी जो हमने आपको बताया था दक्षिण बिहार का जो छोटा सा शासन भार संभाल रहा था ये बहार खां लोहानी, ये सूबेदार था, इसके यहाँ पर चला जाता है यह शेर शाह सूरी। फिर क्या होता है, यहीं पर शेर शाह के द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी जो है उसे शेर खां की उपाधि से विभूषित करता है, जो कि हमने आपको बता दिया था। फिर क्या होता है, उसके बाद बहार खां लोहानी जो था अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त कर देता है फरीद खां मतलब शेर खां को। अब आइए दोस्तों देखते हैं 1528 ईस्वी में जो चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच, तो उस युद्ध में भी जो शेर खां था, शेर खां बाबर की सेना की ओर से लड़ा था। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान सेना और बाबर के बीच में, तो उस युद्ध में ये शेर खां जो था बाबर के विरुद्ध जो महमूद लोदी था उसकी सेना से लड़ा था। लेकिन दोस्तों शेर खां ने बाबर को एक मैसेज भिजवाया था कि वह निष्क्रिय रहेगा। इसी युद्ध के बाद, घाघरा के युद्ध के बाद, बाबर ने हुमायूं को
एक सलाह दी थी कि भविष्य में वह इस फरीद खां मतलब शेर खां से सचेत रहे। और आप देखेंगे शेर खां से किस तरीके से निष्क्रियता का व्यवहार करता है और उसको हर बार इग्नोर करता रहता है हुमायूं, और अंततः उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। शेर खां भारत पर 1540 ईस्वी में आधिपत्य भी कर लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1539 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं को चौसा के युद्ध में वह पराजित कर देता है और उसने इसी युद्ध को जीतने के बाद वह शेर खां से बन जाता है शेर शाह सुल्तान ए आदिल। ये उपाधि धारण करता है, ये याद रखिए। ये पूरी उपाधि आपको शेर शाह सूरी याद रहेगी, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में देगा चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की, तो शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है शेर खां। अब आइए देखते हैं 1540 ईस्वी में इसने बिलग्राम का युद्ध किया। हम आपको बता चुके हैं बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार जाता है और भारत से निष्कासित हो जाता है। और भारत में 1540 ईस्वी में ही नींव पड़ती है सूरी वंश की, जो एक अफगानी वंश है। राज्य का विस्तार कैसे करता है, इसके राज्य का विस्तार दोस्तों आपको जानना चाहिए। शेर शाह सूरी के राज्य का विस्तार अगर आप पूर्व में देखेंगे, पूर्व की ओर बंगाल से लेके पश्चिम की ओर अगर आप जाएंगे तो सिंध प्रदेश, पश्चिम में सिंध प्रदेश तक इसका राज्य का विस्तार था। मतलब बंगाल से लेके सिंध तक शेर शाह सूरी के राज्य का विस्तार था। अब आइए दोस्तों इसके राज्याभिषेक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको याद रखना है। बिलग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 ईस्वी में शेर शाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया, ये बात आप जानते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिए 68 ईयर्स की आयु में क्या होता है, 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर वह बैठता है। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश, ये होगा सूरवंश की अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं दोस्तों ये सूरवंश यही दूसरा अफगान वंश था। इससे पहले लोधी वंश जो था वो अफगानी थे, तो ये दूसरा सूरवंश था। अब आइए देखते हैं उसके राजनीतिक अभियानों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेर शाह सूरी के जो राजनीतिक अभियान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अभियान उसका गख्खर, ये गख्खर जाति जो थी ये पश्चिम उत्तर वाले रीजन में आप देखेंगे, ये गुजरात है, ये इधर कश्मीर पंजाब वाले रीजन, ये पश्चिमोत्तर वाले रीजन में ये गख्खरों का काफी ज्यादा आक्रमण होता था। तो 1541 ईस्वी में शेर शाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह ने उनकी शक्ति को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने रोहतासगढ़ में, आप देखेंगे ये रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवा दिया और गख्खर के लोगों के आक्रमण को उसने क्या किया, एक तरीके से नियंत्रित करने का कोशिश की। क्योंकि वह जानता था कि इनके गख्खर जाति के लोगों को निष्कासित करना काफी कठिन है, इसलिए उसने इन पर नियंत्रण करने के लिए एक रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। और दोस्तों थोड़ा गख्खर जाति के बारे में आपको बता देते हैं। गख्खर के जाति के लोग जो थे अपनी वीरता और साहस के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे, इसीलिए दोस्तों इनको हराना मुश्किल था। क्योंकि ये सामने खुलकर लड़ाई नहीं करते थे, ये लूटपाट करना इनका मुख्य उद्देश्य होता था, तो ये लूटपाट वगैरह करते थे, लेकिन अपनी वीरता और साहस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो गख्खर जाति, इस पे दोस्तों शेर शाह सूरी ने क्या किया, विजय तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण किया। तो ये उसका पहला अभियान था गख्खरों के खिलाफ। अब आइए देखते हैं उसका दूसरा अभियान, अगर आप देखेंगे मालवा का अभियान रहा, जिसमें 1542 ईस्वी में इसने किया। मालवा काफ़ी कमज़ोर एवं बिखरा हुआ राज्य था, तो उसकी कमजोरी का ही फायदा इसने उठाया और मालवा पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेता है। तो मालवा का अभियान जो रहा, इसके समय काफ़ी मालवा कमज़ोर हो चुका था, तो बस इसी कमजोरी का फायदा उठा के 1542 ईस्वी में इसने मालवा को अपने राज्य में मिला लिया। अब इसका तीसरा अभियान ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रायसीन का अभियान। रायसीन का अभियान जो है दोस्तों, रायसीन का अभियान जो था, अगर आप देखेंगे तो जो रायसीन का शासक था ये पूरनमल, रायसीन के किले को शेर शाह सूरी लगभग काफ़ी समय तक घेरे रहा। पूरनमल उससे कोई समझौता करना नहीं चाह रहा था। लास्ट में दोस्तों क्या होता है, शेर शाह सूरी एक
समझौतानामा पत्र भेजता है पूरनमल के पास। उसमें वह कुरान पर हाथ रख के कसम भी खाता है कि अगर पूरनमल ये किला अगर शेरशाह सूरी को सौंप देगा तो वह उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो पूरनमल जो था उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, पूरे परिवार के साथ बाहर कैंप में आ जाता है। और रात्रि के समय ही जो था शेरशाह सूरी ने जो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी, वह अपनी कसम को तोड़ देता है और रात्रि के समय पूरनमल पर हमला कर देता है। और इसी समय दोस्तों क्या होता है, राजपूत स्त्रियां जो होती हैं जौहर कर लेती हैं, अथवा जो राजपूत थे उनके द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है, जौहर कर लिया जाता है उनके द्वारा। तो ये एक घटना जो रही शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक भी रही कि उसने कुरान पर हाथ रख के कसम खाई और अपनी उस कसम से मुकर गया और बाद में पूरनमल को धोखा दिया। तो उसके जीवन पर ये कलंक भी है। रायसीन का अभियान, ये धोखे से इसने पूरनमल के साथ छल करके ये अभियान सफल बनाया। अब दोस्तों देखिए, ये मारवाड़ का अभियान ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मारवाड़ के जो सेनापति थे, उन सेनापति का नाम था जैता और कुंपा। जैता और कुंपा अपनी बहादुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। तो इसने मारवाड़ के अभियान को सफल बनाने के लिए कूटनीति का प्रयोग करता है। वह जो ये मारवाड़ का शासक था मालदेव को अपनी ओर से एक पत्र भेजता है। वह पत्र इस तरीके से भेजता है कि उसके सेनापति और मालदेव के बीच में ही फूट डाल दे। वह इस तरीके से भेजता है, वह पत्र अपने नाम भेजता है, शेरशाह सूरी अपने नाम भेज लेता है और उसमें लिखता है कि हम लोग मतलब जैता और कुंपा मालदेव से गद्दारी करेंगे और हम लोग शेरशाह सूरी से समझौता कर लेंगे। और जब यह पत्र मालदेव को मिलता है तो उसे लगता है कि यह पत्र जैता और कुंपा ने शेरशाह सूरी को लिखा। इस वजह से मालदेव अपने सेनापतियों पर ही शक करता है। इस बात को लेकर जैता और कुंपा जो थे काफ़ी ज़्यादा क्षुब्ध हुए और उन्होंने खूब जमकर लड़ाई की और अपनी राष्ट्रभक्ति को साबित करने के लिए आप देखेंगे जैता और कुंपा ने अपनी वीरता के दम पर क्षत्रियता को साबित करने के लिए शेरशाह सूरी से जमकर युद्ध किया। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव जो 1532 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने सारे पश्चिम और उत्तर राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया था। मालदेव ने जैसलमेर के भट्टियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया था। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ का अभियान शेरशाह के समस्त अभियानों में सबसे कठिन था। इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुंपा, ये दो सरदार जो थे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और इनके रण कौशल देखने लायक थे। अंततः युद्ध में विजय के लिए शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लिया। जो हमने आपको कूटनीति बताई वह एक छल पत्र एक तरीके से जैता कुंपा की ओर से लिखा और वह मालदेव और जैता और कुंपा के बीच आपसी फूट डालने का पत्र दिया और इसी कूटनीति के सहारे से वह इस युद्ध को जीत पाया। अब दोस्तों देखिए, उसने एक स्टेटमेंट बोला था ये मारवाड़ के युद्ध के बाद। वह स्टेटमेंट बोलता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। मतलब मारवाड़ जो था काफ़ी छोटा एरिया था, तो वह लिखता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। और आगे जैता कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर लिखता है, इस तरह के सूरवीर अगर मेरे साथ होते तो मैं विश्व का विजय कर लेता। तो जैता और कुंपा के बारे में भी वह काफ़ी प्रशंसनीय स्टेटमेंट बोलता है। तो याद रखिए, मारवाड़ की विजय जो थी उसके लिए काफ़ी कठिन रही। अब यह है कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान कब 1545 ईस्वी में था। ये उसके जीवन का सबसे अंतिम अभियान था। दोस्तों इसमें कालिंजर के शासक जो था कीरत सिंह, कालिंजर का शासक कीरत सिंह जो था, शेरशाह सूरी ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह से एक नर्तकी पे शेरशाह सूरी मोहित हो गया था। तो उसने वही नर्तकी इस कीरत सिंह से मांगी थी और कीरत सिंह ने उस नृत्यांगना को देने से मना कर दिया था। और इसी वजह से शेरशाह सूरी जो था कालिंजर पर आक्रमण करता है। आइए देखते हैं 1545 ईस्वी में शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था। कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया था।
जिसको कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। कालिंजर के अभियान के दौरान शेर शाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी थी। इस दौरान क्या होता है, जो गोला बारूद वह दीवार से मारता है और दीवार से वही गोला बारूद वापस टकराकर आता है और उस जगह गिरता है जहां पर बारूद के ढेर पर स्वयं शेर शाह सूरी खड़ा हुआ था और उसी बारूद के ढेर में आग लग जाती है। आग लग जाने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह सूरी के जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से आप देखेंगे कालिंजर के युद्ध को जीतने के लिए उसने बारूद का प्रयोग किया, गोला बारूद का प्रयोग किया और उसी खुद गोला बारूद के ढेर पे खड़ा था। दीवार से गोला बारूद जाकर लगता है और रिफ्लेक्ट होके आता है और उसी गोला बारूद में आग लग जाती है जिसमें स्वयं शेर शाह सूरी खड़ा हुआ था और फाइनली उसी गोला बारूद के ढेर में आग लगने की वजह से वह जल जाता है। जलने की वजह से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं शेर शाह सूरी के कुछ प्रमुख उत्तराधिकारी। शेर शाह सूरी के ये प्रमुख उत्तराधिकारी हैं जलाल खान, फिरोज खान और मुबारिज खान। ये तीन जो हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के आगे अलग अलग उपाधियां भी धारण की। जैसे 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा बेटा जो था जलाल खान, ये 1545 से 1553 ईस्वी तक राज्य करता है। दोस्तों आप देखेंगे इस्लाम शाह, यही जलाल खान जो है आगे चलकर जलाल खान शासक बनने के बाद इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर लेता है। तो कंफ्यूज मत होइए, जलाल खान और इस्लाम शाह एक ही हैं, क्योंकि जलाल खान जो था यही इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है। और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ही हुमायूं जो था आप देखेंगे पंजाब वाले रीजन पर हरकतें करना शुरू कर देता है और पंजाब वाला रीजन भी जीत लेता है इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद अयोग्य शासकों का दौर शुरू हो जाता है। कौन से अयोग्य शासक थे आप देखेंगे, इस्लाम शाह के पश्चात उसका पुत्र जो था फिरोज खां सिंहासन पर बैठा, लेकिन इसकी भी हत्या कौन कर देता है, इसकी हत्या मुबारिज खान कर देता है। और फिर क्या होता है 1553 ईस्वी में मुबारिज खान जो मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करता है। तो याद रखिए ये मुबारिज खान ही है, मोहम्मद आदिल शाह, अलग अलग शासक नहीं है। जो मुबारिज खान है यही मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि के साथ शासक बन जाता है 1553 ईस्वी में। फिर क्या होता है, इसी मोहम्मद आदिल शाह का जो प्रधानमंत्री होता है हेमू, आप इसका नाम याद रखिए क्योंकि अकबर की नाक में दम कर दिया था हेमू ने। और हेमू हम अकबर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ये हेमू कौन है। इसी ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से टक्कर ली थी और फाइनली ये हार भी गया था। तो हेमू जो था काफ़ी प्रतापी शासक था। इसी ने दोस्तों विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट देखिए, 22 जून 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूर एक तरीके से दोस्तों ये अंतिम शासक सिद्ध होता है, सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद नामक स्थान पर ये सिकंदर शाह सूर पराजित हो जाता है और भारत में मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हो जाती है और भारत में सूरी वंश का पतन हो जाता है। सूरी वंश पूर्णतः समाप्त हो जाता है। सरहिंद नामक युद्ध में हुमायूं अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित कर देता है। तो दोस्तों ये था सूरी वंश का चैप्टर। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये शेर शाह सूरी। दोस्तों आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आप देखेंगे इस वीडियो सीरीज से शेर शाह सूरी से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब अगली वीडियो के अंदर दोस्तों हम शेर शाह सूरी के प्रशासनिक उसने जितने सुधार किए, प्रशासन से संबंधित, राजस्व से संबंधित जो सुधार किए, सारे के सारे डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो श्रृंखला मध्यकालीन भारत की इसी तरीके से देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।